नमस्कार जैन बच्चों, जैसा कि हम आप लोगों को पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। इसमें से हमने 3 क्लासें ली हैं और आज चौथी क्लास होगी। आज हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताएंगे जो यूपी बोर्ड में अधिकतर प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो इसका एक कॉन्सेप्ट हम तुमको अच्छे से बता देते हैं कि क्या होता है कि जब किसी बड़ी आकृति को पिघलाया जाता है तो उससे कई छोटी आकृतियां बनाई जाती है। क्या है? जब किसी बड़ी आकृति को पिघलाया जाता है उससे कई छोटी आकृतियां बनाई जाती है। तो इसमें से हमें ये चीज याद रखना है कि जब कोई बड़ी आकृति, मान लेते हैं हम ये गोला है, इस गोले को पिघलाकर छोटे छोटे कई घन बनाए जाते हैं। कई छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। क्या है? कई छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कितने घन बनाए जाते हैं, लेकिन जितने भी घन बनाए जाएंगे वो सब क्या होंगे? उन सभी घनों का आयतन इस गोले के आयतन के बराबर होगा। अर्थात बड़ी आकृति का आयतन, अर्थात हम कह सकते हैं बड़ी आकृति का आयतन जो होगा वो बनाई गई सभी छोटी आकृतियों के आयतन के बराबर होगा। अर्थात बड़ी आकृति जो पिघलाई जाएगी उससे जो नई आकृतियां बनाई जाएंगी, जितनी भी बनाई जाए, उन सभी छोटी आकृतियों का आयतन क्या होगा? इस बड़ी आकृति के आयतन के बराबर होगा। वहां पर भले ही चाहे शंख को पिघलाकर बेलन बनाया जाए, या बेलन को पिघलाकर शंख बनाया जाए, या शंख को पिघलाकर घनाभ बनाया जाए, या घन बनाया जाए, या गोला बनाया जाए, जिस बड़ी आकृति को पिघलाया जाएगा उस बड़ी आकृति का आयतन उससे बनाई गई जितनी भी छोटी आकृतियां होगी उन सभी आकृतियों के आयतन के योग के बराबर होगा। तो इस टॉपिक पर आधारित हम आपको एक सवाल सर्वप्रथम कराते हैं। तो सवाल है 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। उस ठोस गोले का व्यास तथा आयतन क्या होगा? क्या है? 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। उस ठोस गोले का व्यास ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? व्यास ज्ञात करना है। ओके, तो क्या है? तीन छोटे छोटे गोले हैं और इन गोलों को पिघलाकर क्या बनाया जाता है? एक बड़ा गोला बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बड़ा गोला बनाया जाता है। तो इस बड़े गोले का हमें क्या ज्ञात करना है? डायमीटर या व्यास ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? व्यास ज्ञात करना है। तो क्या है? 3 छोटे छोटे गोले हैं। एक गोला ये है, एक गोला ये है, एक गोला ये है और एक गोला ये है। इधर बना देते हैं इस आकृति को, मान लेते हैं ये गोला। अब इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। एक बड़ा गोला बनाया जाता है। एक बड़ा गोला बनाया जाता है। ये मान लेते हैं ये गोला बनाया जाता है। तो अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट एक बता दिया है कि जब भी कोई आकृति पिघलाई जाएगी तो उससे नई आकृति निर्मित होगी। तो जितनी आकृतियां पिघलाई जाएंगी उससे जो नई आकृति बनाई जाएगी उसका आयतन और ये पिघलाई गई आकृतियों का आयतन बराबर होगा। या एक बड़ी आकृति को पिघलाकर छोटी आकृतियां बनाई जाए, या छोटी आकृतियों को पिघलाकर एक आकृति बनाई जाए।
तो इस कंडीशन में क्या होगा, इनके आयतन सदैव बराबर होंगे। तो पहली आकृति है, पहला गोला है जिसका व्यास है 12 सेंटीमीटर, दूसरा जो है उसका व्यास है 16 सेंटीमीटर, और तीसरा जो गोला है उसका व्यास है 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। कितना है? तीसरा। इन तीनों गोलों को पिघलाकर क्या है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है, एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो इसका व्यास हमें फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। क्या है? कैपिटल आर है। तो व्यास क्या आ जाएगा? कैपिटल 2r। क्या आ जाएगा? 2r आ जाएगा। तो हम पहले लिखेंगे, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे हल। दिया है पहले गोले का व्यास, पहले गोले का व्यास, इसके लिए हम 2r1 यूज करते हैं, 12 सेंटीमीटर। तो r1 का मान क्या आ जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो 6 सेंटीमीटर, यानी पहले गोले की रेडियस कितनी मिल जाएगी? 6 सेंटीमीटर। दूसरे गोले का व्यास, इसे हम 2 मान लेंगे, ये है आपका 16 सेंटीमीटर। कितना है? 16 सेंटीमीटर। 2 से भाग देंगे तो R2 भी आ जाएगा, दूसरे गोले की त्रिज्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। और तथा तीसरे गोले का व्यास, तथा तीसरे गोले का व्यास जो आ जाएगा वो 2r3। कितना आ जाएगा? 2r3 हमने मान लिया। तो ये कितना है आपका? ये है 20 सेंटीमीटर। तो जब 2 से भाग देंगे तो r3 भी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने r1, r2, r3 तीनों गोलों की त्रिज्याएं निकाली। अब यहां पर लिख देंगे कि माना बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R सेंटीमीटर है, तो व्यास क्या होगा? तो व्यास हो जाएगा 2r। यही हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अब जैसा कि हमने पहले ही कॉन्सेप्ट बता दिया कि इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो हम कह सकते हैं कि इस बड़े गोले का आयतन बराबर पिघलाए गए तीनों गोलों को आयतन। तो लिखेंगे बड़े गोले का आयतन, बड़े या पिघलाकर बनाए गए, पिघलाकर बनाए गए बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोलों का आयतन। पिघलाकर बनाए गए बड़े गोले का आयतन बराबर पिघलाए गए तीनों गोलों का आयतन, तीनों गोलों का आयतन। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जब किसी आकृति को पिघलाई जाती है तो उससे नई आकृति बनाई जाती है, तो क्या होता है? उनके आयतन नहीं बदलते। इसलिए हमने लिखा कि पिघलाकर बनाए गए बड़े गोले का आयतन बराबर पिघलाए गए तीनों गोलों का आयतन। अब हम क्या मान लेते हैं कि बड़े जो पिघलाकर बनाया गया बड़ा गोला उसका आयतन V1 है, और इसका पिघलाकर बनाए गए बड़े गोले का आयतन V और इनका V1 V2। तो क्या आ जाएगा?
तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, अर्थात यहां पर हमने क्या मान लिया है कि जो पिघलाकर बनाएगा गोला है उसका आयतन V है, और जो पिघलाए गए गोले कौन सा है वो V1, V2 और V3 आयतन के। तो बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा, जो गोले का आयतन का सूत्र होता है वो 4/3 पाई r क्यूब, और इस पहले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/3 पाई r1 का क्यूब। उसके बाद दूसरे गोले का आयतन आ जाएगा 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 का क्यूब। अब हम यहां पर देखते हैं कि दोनों पक्षों में 4/3 पाई उभयनिष्ठ या कॉमन है, तो यहां से कॉमन वैल्यू बाहर निकालें। तो यहां से जब निकालेंगे कॉमन वैल्यू तो 4/3 पाई जब कॉमन हो जाएंगे तो अंदर बचेगा r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r2, तो r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब। अब यहां पर देखते हैं कि 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो r का क्यूब बराबर r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब। तो बाकी से यहां से हम लिख देते हैं क्योंकि वहां पर नीचे दिखेगा नहीं। तो r1 की वैल्यू कितनी है, r1 की वैल्यू आपकी 6 है, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 होता है। कितना होता है 216 होता है, कितना होता है 216। तो r का क्यूब बराबर 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 r क्यूब 512, कितना r का क्यूब कितना आ जाएगा 512। या भी एक बार स्टेप से हम लिख दें, r1 की वैल्यू 6 है तो 6 का क्यूब, r2 की वैल्यू 8 है तो 8 का क्यूब, और यहां पर r3 की वैल्यू 10 है तो 10 का क्यूब। अगर हम 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे यह जाएगा 216, क्योंकि अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई करें 6 गुणे 6 गुणे 6 तो 6 छंग 36, और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो 216। उसी तरीके से 8 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 8 8 64 गुणे 8, और इसका फिर से 8 चौक 32 और 8 छंग 48 4 52, इतना आ जाएगा 512। इतना यानी कुल मिला के गुणा करेंगे तो 512 आ जाएगा। उसके बाद फिर से हम 10 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब यहाँ पर केवल लिखेंगे 1 2 3 शून्य लिखेंगे, बस 1 1 1 1 3 बार गुणा करेंगे तो 1 से 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर जो आ जाएगा आपका 512 प्लस 1000। तो यहाँ पर r इनका सबका जोड़ेंगे तो जोड़ लें एक बार कायदे से, ये आ जाएगा 6 2 8 8 आ जाएगा, फिर 1 2 2 आ जाएगा, फिर यहां से आ जाओ आपका 1 5 2 7 आ जाएगा, फिर केवल कितना तो 728 है। ये 728 जो है ये 728 है, इसके आप या तो फैक्टर कर लें या फिर आपको पता हो कि कितने का क्यूब है। हालांकि यहाँ पर हम करके चाहिए देख लें या फिर हमें पता है कि वहां पर आप फैक्टर कर सकते हैं, क्योंकि आपको फैक्टर बताया हमने पढ़ा रखा है। ये होता है 12 का क्यूब, तो 12 का जब क्यूब होता है तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर r बराबर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार से त्रिज्या आ गया है। तो अब लिखेंगे अतः व्यास, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना था व्यास, क्योंकि 2 इंटू 12 तो 12 दूना 24 सेंटीमीटर इसका व्यास आ जाएगा। अब तुमको बता दें इसको फैक्टर कैसे करना है। 17 28 के फैक्टर अगर करना है तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा भाई। फैक्टर नहीं आते तो फिर गुणनखंड कैसे करोगे, कैसे लासा मासा निकालोगे। तो यहां पर अगर हम फैक्टर निकालें 17 28 के फैक्टर निकालें तो कैसे निकालोगे फैक्टर, पहले छोटी छोटी वैल्यू लेंगे, 2 लें, 2 8 16, 1 बचा 12, 2 6 का 12,
फिर 2 चौको 8, फिर ले 2, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 1 के 2, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12। अब ऐसा कि हमें पहले पता है ये 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब और 2 का क्यूब यानी 12 क्यूब। ठीक है, फिर यहां से आ जाएगा आपका, ये पता है। ठीक, अगर चाहे तो कर सकते, 2 1 के 2, 2 8 16, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से कटेगा 27 क्योंकि अंतिम अंक अगर 2 से काटना है तो सम होना चाहिए, सम नहीं विषम है, तो ये 3 9 27। फिर से 3 से काटेंगे तो 3 तरफ का 9, और फाइनली लास्ट में फिर 3 से काटेंगे तो एक बार। तो कहने का मतलब है यानी 1728 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 बार, ये 2 का गुणा है, 6 बार 2 का गुणा है, 6 का 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर से 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहां पर हम क्या बना लेंगे, इनका पेयर बना देंगे, 3 3 का पेयर। कितना है, 2 तिहाई 6 दूनी 12, ये आ जाएगा। फिर 2 तिहाई 6 दूनी 12, फिर 3 दूनी 6 दूनी 12। तो यहां पर 3 बार 12 गुणा, इसलिए 12 का क्यूब लिखा गया। इस तरीके से इसका आंसर फाइनली आ जाता है। ठीक, तो ठीक से इसको लगा लीजिए। अब इसको हमने आपको अच्छे से बता दिया है, अगर समझ में आया हो तो ठीक है, कमेंट करना। और हम इसी प्रकार से एक सवाल को देते हैं इसी कॉन्सेप्ट बेस पर कि यदि किसी आकृति को पिघलाई जाए, उससे नई आकृति बनाई जाए तो उसमें से आयतन क्या होगा, जो भी पूछा जाएगा। तो हम इसको इसी तरह का एक सवाल दे रहे हैं। देखिए आपके स्क्रीन में एक सवाल दिख रहा होगा, इसका आप लोगों को लगाना है और आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जय हिंद, जय भारत।